ये वीडियो संख्या पद्धति पर आधारित है। खास करके संख्या पद्धति में बेसिक संख्या पद्धति के प्रश्नों पर आधारित है। इस वीडियो को देख करके खास करके ऐसे विद्यार्थी जो अभी तक संख्या पद्धति के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रखते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ें लाभ होंगी। तो संख्या पद्धति को यदि हम देखें तो संख्या पद्धति खास करके संख्याओं के ऊपर निर्भर है। उन संख्याओं में कई प्रकार की संख्याएं शामिल होती हैं। इन संख्याओं में सबसे पहली जो संख्या है वो है प्रकृत संख्या। जिसको कहते हैं नेचुरल नंबर। प्रकृत संख्याएं क्या है? तो ऐसी संख्याएं जिनका इस्तेमाल हम गिनती में करते हैं या किसी भी संख्या को गिनने में हम करते हैं। ऐसी संख्याओं का प्रारंभ 1 से होता है और इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी इसकी गिनती करना संभव नहीं है, क्योंकि कितना भी बड़ा हम संख्या लिखें उसमें एक अंक और यदि हम बढ़ा लें या उसमें जोड़ दें तो उससे बड़ी संख्या हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होगी वो होगी 1, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम लिख नहीं सकते, क्योंकि इस पूरे बोर्ड को यदि हम एक संख्या से लिख करके भर दें तो उसमें भी यदि हम 1 जोड़ देंगे तो वो संख्या उस संख्या से छोटी हो जाएगी और वो सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाएंगी। तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्याएं हैं जिसका प्रारंभ 1 से होता है और 1 से आगे जितनी संख्याएं लिख सकते हैं हम, वो सभी संख्याएं प्राकृत संख्या के अंतर्गत आती हैं। प्राकृत संख्याओं को खास करके n द्वारा, ये इसका संकेत है, n द्वारा हम इसको सूचित करते हैं। अब यदि हम देखें प्राकृत संख्या के बाद तो वो संख्याएं हैं पूर्ण संख्या। जिसको हम कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्याएं जो है, जितनी प्राकृत संख्याएं हैं, यदि इन प्राकृत संख्याओं को हम 0 से स्टार्ट करें तो ये सारी संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्या को हम W द्वारा सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या में सबसे पहली पूर्ण संख्या जो है सबसे छोटी वो है 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को लिखना संभव नहीं है। जिस तरह से हम प्राकृत संख्या को नहीं लिख सकते, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है नहीं लिख सकते, उसी प्रकार से सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को भी हम लिख नहीं सकते कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या के बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं को हम कहते हैं इंटीजर और पूर्णांक संख्याओं को खास करके देखा जाए तो जितनी पूर्ण संख्याएं हैं 0 से बड़ी, इन संख्याओं के ऋणात्मक मान को भी यदि हम शामिल कर लें और इसको जितना पीछे तक बढ़ाना चाहें उतना पीछे तक हम लिख सकते हैं, तो ये सारी संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ से पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो पूर्णांक संख्याएं जो है वो 0 से स्टार्ट होकर के आगे तक जाती हैं और 0 से यदि हम छोटी पूर्णांक संख्याओं को देखें तो 0 से छोटी जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो नेगेटिव मान हमें देती है और 0 से छोटी, जितनी छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या हम लिख सकें वो सभी पूर्णांक संख्याएं होंगी और जितनी हम बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पे लिख सकें वो सभी संख्याएं जो होंगी वो पूर्णांक संख्या होगी। इस तरह से सबसे छोटी पूर्णांक संख्या को भी लिखना संभव नहीं है और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या को भी लिखना संभव यहाँ पे नहीं है। अब इसमें पूर्णांक इस प्रकार यदि हम देखें तो हमने 3 प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ा। पहला है इसमें प्रकृत संख्या, जिसका प्रारंभ 1 से होता है और इसमें आगे तक जितना हम लिख सकें उतना तक लिखते हैं। दूसरा इसमें था पूर्ण संख्या, जिसका प्रारंभ हुआ 0 से और इसमें भी हम जितना आगे लिख सकें उतना लिख सकते हैं।
तीसरी संख्या जो थी वो थी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं को हम 0 से आगे भी लिख सकते हैं, जितना तक मन करे उतना तक, और 0 से पीछे भी, जितना पीछे जाना हो उतना पीछे तक हम इन संख्याओं को लिख सकते हैं। इस तरह से यदि हम ध्यान से देखें तो प्राकृत संख्या का प्रारंभ हो रहा है 1 से, और इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को हम लिख नहीं सकते। पूर्ण संख्याओं का प्रारंभ होता है 0 से, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को हम लिख नहीं सकते। पूर्णांक संख्याएं जो है वो, इनमें सबसे छोटे पूर्णांक संख्या को भी हम नहीं लिख सकते और सबसे बड़े पूर्णांक संख्या को भी हम नहीं लिख सकते, क्योंकि सबसे छोटा पूर्णांक भी होगा, वो जितना छोटा हम लिखना चाहें उसमें एक और हम घटा लेंगे तो उससे छोटी संख्या हमें प्राप्त हो जाएंगी, और वो सभी संख्याएं जो होंगी वो पूर्णांक संख्याएं होंगी। अब रही बात इनके संकेतों की, तो प्राकृत संख्या को हम n द्वारा सूचित करते हैं, पूर्ण संख्या को w द्वारा सूचित करते हैं, और पूर्णांक संख्याओं को हम z द्वारा सूचित करते हैं। इस तरह से प्राकृत संख्या जिसका प्रारंभ होता है 1 से, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को हम लिख नहीं सकते। पूर्ण संख्या जिसका प्रारंभ होता है 0 से, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को हम नहीं लिख सकते। उसी प्रकार से सबसे छोटी पूर्णांक संख्या और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या को भी हम नहीं लिख सकते। अब इसमें इन तीनों के बीच में आपसी एक रिलेशन है। यदि हम ध्यान से देखें तो जितनी प्राकृत संख्या है इस धरती पर, वो सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में समाहित है। यहाँ से हम 1 से आगे जितनी संख्याओं को देख रहे हैं, ये सारी संख्याएं प्राकृत संख्या के ही अंग हैं। इस तरह से हम पूर्ण संख्या को बनाते हैं प्राकृत संख्या में 0 को जोड़ करके। इस तरह से जितनी प्राकृत संख्या है वो सारी संख्याएं पूर्ण संख्या में मौजूद हैं, लेकिन जितनी पूर्ण संख्या है वो सारी संख्या प्राकृत संख्या में मौजूद नहीं है। जैसे एक पूर्ण संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, तो एक पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है। तो कुछ पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या में शामिल है, लेकिन कुछ पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या में शामिल नहीं है, और ऐसी पूर्ण संख्या है केवल 0। 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या में शामिल नहीं है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जितनी प्राकृत संख्या है वो तो सारी पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन जितनी पूर्ण संख्या है वो सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या में शामिल नहीं होती। इसी प्रकार से यदि हम ध्यान से देखें तो पूर्ण संख्याएं जितनी है वो सभी पूर्णांक संख्याओं में शामिल है, इंटीजर्स में शामिल है। यहाँ से यदि हम देखें तो ये सारा पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो -1 जो है वो पूर्ण संख्या में नहीं है। इसका मतलब ये है कि -1 जो है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। इस प्रकार से सभी पूर्ण संख्याएं जो है वो पूर्णांक संख्याएं हैं, यानी कि पूर्णांक संख्याओं में शामिल है। लेकिन जितनी पूर्णांक संख्याएं हैं वो सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं है। इसी प्रकार से यदि हम ध्यान से देखें तो जितनी प्राकृत संख्या है वो भी इसमें पूर्णांक संख्या में शामिल है, क्योंकि यहाँ से 1 से आगे यदि हम देखें तो वो सारी संख्याएं जो है वो प्राकृत संख्या है। लेकिन यदि हम ठीक से इसमें देखें तो जितनी पूर्णांक संख्याएं हैं वो सभी प्राकृत संख्याओं में शामिल नहीं है, क्योंकि -1 प्राकृत संख्या में शामिल नहीं है, 0 यहाँ पे प्राकृत संख्या में शामिल नहीं है। इस तरह से यदि हम देखें तो जितनी प्राकृत संख्या है वो सभी पूर्ण संख्या में है, जितनी पूर्ण संख्या है वो सभी पूर्णांक संख्या में है। इसी प्रकार से जितनी प्राकृत संख्या है वो भी पूर्णांक संख्या में है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं है, और सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण नहीं है, और सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत नहीं है। इस तरह से इन तीनों संख्याओं में आपसी एक विशेष प्रकार का रिलेशन बनता है। इन तीनों प्रकार की संख्याओं को एक तो हम विशेष चिन्ह द्वारा निर्देशित कर सकते हैं। इसके अलावा इन संख्याओं को संख्या रेखा पर, जिसको हम कहते हैं नंबर लाइन, उस नंबर लाइन पर भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इन संख्याओं को हम दिखा सकते हैं कि वो संख्याएं ग्राफीय रूप से संख्या रेखा पर कहाँ स्थित होती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर इन तीनों संख्याओं में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याएं संख्या रेखा पर किस तरह से रिप्रेजेंट होती हैं या किस तरह से लिखी जाती हैं। तो यहाँ पे संख्या रेखा हम लेंगे जिसको हम कहते हैं नंबर लाइन। अब संख्या रेखा क्या है? संख्या रेखा एक सीधी रेखा है
एक सीधी रेखा हम लेते हैं, यही रेखा जो है वो एक संख्या रेखा के रूप में रिप्रेजेंट होती है। इस लाइन के बीच वाला जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं मूल बिंदु या ओरिजिन। अब यहाँ से यदि कोई व्यक्ति दाहिने साइड में चले तो उसकी दूरी को हम पॉजिटिव लेंगे, और इसके यदि बाएं साइड में कोई चले तो इसके दूरी को हम नेगेटिव लेंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो संख्याओं के बीच में जो डिस्टेंस है, दूरी, वो हमेशा ही हमें एक बराबर लेनी है, और ये जो मान है वो इस प्रकार का जो मान है, दो बिंदुओं के बीच का जो मान है वो एक इकाई यानी कि 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से ये इसका मूल बिंदु हुआ। इसके यदि हम दाहिने साइड में जाएं तो संख्याएं धीरे धीरे बढ़ती हैं, और इसके बाएं साइड में जाएं तो संख्याएं धीरे धीरे घटती हैं। उस स्थिति में अब इसमें अपने हिसाब से जिस संख्या को हमें खोजना हो इस संख्या रेखा पर, तो अपने हिसाब से हम इसके दो मानों के बीच के मानों को हम एक निश्चित मान ले करके उसमें हम लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि हम देखें कि हमें यहाँ पे 3 को और -2 को, इन दोनों मानों को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो सबसे पहले हम इस प्रकार की संख्या रेखा को लिख लेंगे। संख्या रेखा लिखने के बाद हम खोजेंगे कि इसमें 3 कहाँ है, तो 3 यहाँ पे हमें मिल गया। यदि हम a को खोजें जो 3 है, और यहाँ पे हम b को खोजें जो है -2, तो a को हमने खोज लिया इस संख्या रेखा पर, 3 यहाँ पे है, तो ये वाला है a जो 3 को रिप्रेजेंट करता है। और यदि हम -2 को खोजें इस संख्या रेखा पर कहाँ है, तो इस संख्या रेखा पर -2 जो है वो इस बिंदु पर है। इस तरह से हमने b को भी खोज लिया। इसी तरह से यदि हमें इसी संख्या रेखा पर 10 को खोजना हो, मान लीजिए, तो उस स्थिति में अब ये संख्या रेखा जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें 10 यदि हमें खोजना होगा तो बहुत लंबा लाइन खींचना पड़ेगा। उस स्थिति में 10 को हम कैसे इस संख्या रेखा पर खोजें, तो इसके लिए हम अलग से एक संख्या रेखा बनाएंगे। इसमें भी इसका बीच का जो पॉइंट है वो है मूल बिंदु। अब इसमें एक बराबर यदि हम दूरी ले लें, और इस दूरी को यदि हम 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से लिखें, यहाँ पे -2, -4, -6, -8 आगे इस तरह से लिखें, तो उस स्थिति में इन मानों को आसानी से हम 10 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे यदि हमारे पास c 10 है, इसको इस संख्या रेखा पर हमें दर्शाना है, तो उस स्थिति में यहाँ पे 10 हमें मिल गया, और ये वाला जो है वो c है जो 10 को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से यदि हमें 100 खोजना है, मान लीजिए, तो इस संख्या रेखा पर यदि हम 100 खोजें तो बहुत लंबी संख्या रेखा हमें खींचनी होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक ऐसा स्केल लेंगे, एक ऐसा पैमाना लेंगे जिसमें मानों को हम आसानी से उसके अंदर लिख सकें। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं पैमाना, इसमें 20, 40, 60, 80, 100, यहाँ पे हो गया -20, -40, -60। इस तरह से यदि हमें यहाँ पे खोजना हो 100, तो इस प्रकार का मान लेंगे। इसमें जो स्केल हम लेंगे, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी लेंगे वो हम ले लेंगे 20 इकाई, और इस तरह से इस मान को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। इसी तरह से बड़े मान को भी हम संख्या रेखा पर आसानी से दर्शा सकते हैं, और छोटे से छोटे मान को भी इस संख्या रेखा पर आसानी से हम दर्शा सकते हैं। मान के अनुसार संख्या रेखा में जो दो बिंदुओं के बीच का जो दूरी है उसको हम अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। इसके बाद हम उस अंक को या उस संख्या को इस संख्या रेखा पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा डी बिंदु है जो है 100। इस तरह से संख्या रेखा पर किसी भी अंक को या
जिन संख्याओं को हमने पढ़ा, जिसमें पहला था प्राकृत संख्या, दूसरा इसमें था पूर्ण संख्या और तीसरा इसमें था पूर्णांक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स को संख्या रेखा पर हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये संख्या रेखा लिखना बहुत ही आसान है। अब यदि हम अगली संख्या को देखें तो वो है परिमेय संख्या। इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर्स को हम क्यू द्वारा दर्शाते हैं। अब इसमें परिमेय संख्याएं कौन सी हैं, इसको यदि हम समझें तो हमें याद रखना है कि वैसी संख्याएं जो p बटा क्यू के रूप में लिखी जा सके, जहां q का मान 0 ना हो, बाकी कुछ भी हो। इसमें p का मान कुछ भी रहे, q का मान बशर्ते इसमें 0 ना हो, वैसी संख्याएं जो होंगी वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। जैसे 1/4, इसमें q का मान 0 नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से है -2/3, इसमें भी q का वैल्यू जो है वो 0 नहीं है। यदि हम देखें तो 0 भी एक प्रकार की परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के बटा में 1 हम लिख सकते हैं जो होगा 0, 0 के बटा में 2 भी लिख सकते हैं जो होगा 0, 0 के बटा में -2 भी लिख सकते हैं जो होगा 0। तो इस तरह से इसमें q का वैल्यू जो भी होगा वो 0 नहीं आएगा। q का वैल्यू 0 नहीं आएगा तो वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं मानी जाएंगी। इस तरह से पीछे जब हमने बताया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, तो प्राकृत संख्या में यदि हम देखें जैसे 1 है तो 1 भी एक परिमेय संख्या के अंतर्गत आ सकता है, क्योंकि 1 के बटा में 1 हम लिख सकते हैं, ये होगा 1। 2/1 लिख सकते हैं जो होगा 2। तो ये सभी संख्याएं जो होंगी वो परिमेय संख्या के अंतर्गत होंगी, यानी कि जितनी प्राकृत संख्याएं हैं वो सभी परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगी, जितनी पूर्ण संख्याएं हैं वो भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगी, जितनी पूर्णांक संख्या हैं वो भी परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आएंगी, बशर्ते कि उसका हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। उस स्थिति में वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगी। अब इसमें परिमेय संख्याएं जो होती हैं, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन परिमेय संख्याओं की एक विशेषता ये है कि एक ही परिमेय संख्या को हम कई तरीके से या उसके मान को कई रूपों में लिख सकते हैं। इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इसको कहते हैं समतुल्य परिमेय संख्याएं। अब समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या है? जैसे हमारे पास एक परिमेय संख्या है 3/4, तो एक ही परिमेय संख्या को हम कई रूपों में लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम ऊपर इसमें 2 से गुणा करें तो होगा 6, नीचे यदि हम 2 से गुणा करें तो ये होगा 8, यदि हम ऊपर 3 से गुणा करें तो ये होगा 9, यदि हम नीचे इसमें 3 से गुणा करें तो होगा 12, ऊपर यदि हम 4 से गुणा करें तो ये होगा 12, नीचे यदि हम 4 से गुणा करें तो ये होगा 16। ये सारी संख्याएं जो हैं वो एक ही संख्या है जो है 3/4। तो एक ही संख्या को या एक ही परिमेय संख्या को अलग अलग रूपों में हम इस तरह से लिख सकते हैं। जितने ज़्यादा रूपों में लिखना चाहें उतने ज़्यादा रूपों में हम इन संख्याओं को या इन सभी परिमेय संख्याओं को हम लिख सकते हैं। इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उसको हम कहते हैं समतुल्य परिमेय संख्याएं। और समतुल्य परिमेय संख्या किसी एक ही परिमेय संख्या को उसके अंश और हर में एक निश्चित संख्या से गुणा करके प्राप्त करते हैं, और एक ही परिमेय संख्या के अनंत यहाँ पे इस तरह से समतुल्य परिमेय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब इसमें परिमेय संख्या की एक परिभाषा के अनुसार, जैसे यहाँ पे ये एक संख्या है 6/8, इन संख्याओं की विशेषता ये है कि इन संख्याओं को हम कटा करके लिखते हैं, जितनी इसमें कट सके।
जैसे यदि हम इसको घटाएं तो 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में, तो ये होगा 3/4। वो दोनों संख्याएं जो है वो 2 से कट जाएंगी, तो फिर वही संख्या प्राप्त होगी। अब इसमें परिमेय संख्या को लिखने की एक विशेष विधि है जिसको हम कहते हैं इसका सरल विधि। तो कोई भी परिमेय संख्या हो, यदि हम उसे सरल विधि के रूप में लिखें, जैसे हमारे पास कोई एक परिमेय संख्या है, जैसे 9/12। यदि हमें इस संख्या को सरल विधि में लिखना हो तो उसके लिखने के लिए हम देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं में 9 और 12 में कौन सा ऐसा मान है या कौन सा ऐसा गुणनखंड है जो कॉमन है। तो यहाँ से 9 को यदि हम देखें तो हम लिख सकते हैं 3 × 3, और 12 को यदि हम देखें तो लिख सकते हैं 3 × 4। तो इन दोनों में 3 जो है वो कॉमन है। इस तरह से 3 को हम कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 3/4। अब इन संख्याओं को यदि हम देखें तो इसमें कोई ऐसा गुणनखंड या फैक्टर नहीं है जो इसमें से बाहर निकल सके। तो इस परिमेय संख्या का, ये जो परिमेय संख्या था, इस परिमेय संख्या का सबसे लघुत्तम रूप जो हुआ, जो सबसे सरल रूप हुआ, वो हुआ 3/4। अब किसी भी परिमेय संख्या को हम सरलतम रूप में लिख सकते हैं, और किसी परिमेय संख्या के सरलतम रूप की पहचान कैसे होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म उसका कैसे पता चलता है कि वो संख्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। तो उसका सबसे आसान उपाय ये है कि कोई भी दो संख्याएं, कोई भी परिमेय संख्या लिया जाए, जैसे ये लिया जाए, तो इस परिमेय संख्या को यदि हम तोड़ें तो ये होगा 3 × 1, नीचे होगा 4 × 1 या 2 × 2 × 1। तो इन दोनों संख्याओं में ऊपर और नीचे जो कॉमन हो रहा है, या इन दोनों संख्याओं का जो गुणनखंड है वो है 1। तो ऐसी परिमेय संख्या जिसमें अंश और हर दोनों का गुणनखंड जो है वो 1 हो, तो वो संख्या जो होती है या वो परिमेय संख्या जो होती है वो अपने सरलतम रूप में होती है। इस तरह से किसी भी परिमेय संख्या के सरलतम रूप को हम आसानी से लिख सकते हैं। या इसको चेक करने का एक और उपाय है, इन दोनों संख्याओं का हम HCF निकालते हैं, और यदि HCF यदि इसका 1 आ जाए, इन दोनों संख्याओं का अंश और हर का, तो इसका मतलब ये है कि ये परिमेय संख्या जो है वो सरलतम रूप में है। यदि HCF का मान 1 से ज़्यादा है तो उस स्थिति में वो संख्याएं सरलतम रूप में नहीं है, और जो इसका HCF आएगा उसी HCF से ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम 9 और 12 का HCF निकालें तो 9 और 12 ये एक बार में जाएगा, तो यहाँ पे इसका HCF आया 3। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों संख्याएं जो है वो 3 से कट जाएंगी, और यदि हम इसमें 3 से घटाएं तो ये इस तरह से 3/4 सरलतम रूप में आएंगी, जो इनका सरलतम रूप होगा। अब इन परिमेय संख्याओं की, या किसी परिमेय संख्या जो सरलतम रूप में हो, उसका ऐसा HCF जिसका मान 1 हो, उसको हम कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर इसको हम कहते हैं। तो एक ऐसी परिमेय संख्या जिसमें अंश और हर में गुणनखंड 1 आए, तो उन दोनों संख्याओं को हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। और यदि कोई परिमेय संख्या सहअभाज्य संख्या के रूप में है, मतलब उसके अंश और हर का मान सहअभाज्य संख्या के रूप में है, तो इसका मतलब ये है कि वो परिमेय संख्या जो है वो अपने सरलतम रूप में, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इस तरह से परिमेय संख्या के सरलतम रूप को निकाला जा सकता है। यदि वो सरलतम रूप में नहीं है तो उसका गुणनखंड 1 से ज़्यादा आएगा, तो जो उसका गुणनखंड आएगा उसी गुणनखंड से उन संख्याओं को हम घटा करके उसके सरलतम रूप को हम लिख सकते हैं। या उन दोनों संख्याओं के HCF को, यानी कि अंश और हर के HCF को यदि हम निकालें तो HCF का जो मान आएगा उसी मान से वो दोनों संख्याएं अंश और हर के रूप में कट जाएंगी। अब कटने के बाद जो मान प्राप्त होगा वो उस परिमेय संख्या का सरलतम रूप होगा। अब यदि
थोड़ा सा आगे बढ़ें तो इन परिमेय संख्याओं को भी हम चाहें तो संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम यहाँ पे लेते हैं कोई एक परिमेय संख्या, मान लीजिए यहाँ पे ले लिया हमने 3/4। इस संख्या को यदि हम संख्या रेखा पर दर्शाना चाहें तो इसको भी हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। उसके लिए ये जो लाइन खींची जाती है परिमेय संख्या के लिए, इसको हम कहते हैं रियल लाइन, यानी कि यह है वास्तविक संख्या रेखा। इसमें भी एक मूल बिंदु होता है। इसके यदि हम दाएं साइड में जाएं, दाहिने साइड में, तो ये बढ़ता जाता है 1 2 3, इस तरह से इसका मान बढ़ेगा। और इसके बाएं साइड में जाएं तो इसका जो मान होगा वो नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो संख्या दिया गया है 3/4, इसमें यदि अंश कम हो और ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि ये संख्या जो है वो 0 और 1 के बीच में कहीं पे स्थित है। और इस प्रकार की संख्या में यदि अंश ज़्यादा हो और हर कम हो तो इसका मतलब ये है कि वो संख्याएं 1 से ज़्यादा हैं, मतलब उसका मान 1 से ज़्यादा आएगा। इस तरह से इस संख्या को यदि हम ध्यान से देखें तो इसका अंश जो है वो छोटा है और हर बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या 0 और 1 के बीच में कहीं पे होगी। तो सबसे पहले हमें ये खोज लेना है कि ये संख्या किन दो संख्याओं के बीच में होंगी। तो ये संख्या जो है परिमेय संख्या 3/4 वो 0 से लेकर के 1 के बीच में होंगी। अब इसमें जब हमने खोज लिया कि ये संख्या कहाँ स्थित है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि इसका हर जितना है, हर इसका 4 है, तो अब 0 से 1 के बीच का जो भी मान है, जो इसका हमने यूनिट लिया है या स्केल जो लिया है, इस स्केल को या इसके मान को हम 4 बराबर भागों में काटेंगे। तो यहाँ से हमने इसको 4 बराबर भागों में काट दिया। 4 बराबर भागों में काटने के लिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें 4 बराबर भाग में काटना है। तो यहाँ पे 3 इस तरह से लाइन खींचेंगे जिससे ये संख्याएं 4 बराबर भागों में कट जाएंगी। अब इसमें ये वाला जो मान होगा इसको हम मानेंगे 1/4, ये वाला जो मान होगा उसको लिखेंगे 2/4, ये वाला जो होगा वो होगा 3/4, और ये जो मान है 1, ये है 4/4। और 4 को यदि हम घटाएं तो घटाने के बाद बचेगा 1, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 1 को। इस तरह से यदि हम इसको ध्यान से देखें तो जो नंबर यहाँ पे गिवन है परिमेय संख्या 3/4, उसको हमने खोज लिया और ये परिमेय संख्या जो है वो इस पॉइंट पर यानी कि 0 और 1 के बीच में कहीं पे स्थित है। इस तरह से किसी भी परिमेय संख्या को यदि हम चाहें तो उसके नंबर लाइन पर या रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगली संख्या यदि हम ले लें, जैसे मान लीजिए हमारे पास 5/2 है, इसको यदि हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहें, या मान लीजिए हमारे पास पहले संख्या दिया गया है 3 सही 1/3, इसको यदि हम संख्या रेखा पर या रियल लाइन नंबर पर रिप्रेजेंट करें तो यहाँ से हम करेंगे 0, ये होगा हमारा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, 4, यहाँ -1 -2। इस आधार पर यदि हम देखें तो ये संख्या 3 से ज़्यादा होगी। यहाँ पे है 3 पूर्णांक 1/4 1/3, तो ये संख्या जो होगी, ये संख्या जो है परिमेय संख्या वो 3 से ज़्यादा है लेकिन 4 से छोटी है। 3 से ज़्यादा है लेकिन 4 से छोटी है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये संख्याएं किन दो संख्याओं के बीच में है। तो ये 3 और 4 के बीच में कहीं पे स्थित है, 3 और 4 के बीच में कहीं स्थित है। तो अब इसके मान को 1/3 को ले लेंगे और इसका हर जो है वो 3 है। तो इस तरह से 3 और 4 के बीच में हम बीच के मान को हम 3 बराबर भाग में बांटेंगे। 3 बराबर भाग में बांटें तो हम यहाँ पे 2 लाइन खींचते हैं, ये हुआ 1/3, ये हुआ 2/3, और ये जो 4 है वो यहाँ पे आ जाता है 3/3। यानी कि ये जो मान हुआ इसको हम ऐसा लिखेंगे, ये तो 3 हो ही गया, 3 पूर्णांक 1/3,
ये हो गया 3.2/3 और ये हो गया 3.3/3। अब इसमें यहाँ पे हमने लिखा था 4, यदि हम इसको तोड़ के देखें 3.3/3, यहाँ पे 3 है तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, क्योंकि तितली का 9, 9 3 होगा 12, 12/3, इसको यदि हम घटाएं तो ये आएगा 4। तो इस तरह से ये वाला जो मान होगा वो दी गई संख्या को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हमने प्राप्त कर लिया 3 सही 1/3, और ये जो मान हुआ वो इसका रियल लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब यदि हमारे पास कोई ऐसा मान दे जिसमें अंश ज़्यादा हो और हर कम हो, जैसे मान लीजिए 5/2, तो इसको हम इस रूप में तोड़ेंगे, ये होगा 2.1/2। उसके बाद इस तरह से नंबर लाइन हम खींच लेंगे। उसके बाद इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे, ये 0 होगा, यहाँ पे जो होगा वो 1 है, ये 2 है, ये है 3, यह है -1, यह है -2। अब हमें देखना है कि आखिर में ये लाइन, ये परिमेय संख्या जो है वो किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। तो यह है 2.1 सही 2, 1/2, तो ये 2 से ज़्यादा है लेकिन 3 से कम है, तो 2 और 3 के बीच में कहीं पे है, 2 और 3 के बीच में कहीं पे है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका हर कितना है, इसका हर है 2। तो अब 2 और 3 के बीच के मान को हम 2 बराबर भागों में तोड़ लेंगे। तो यही वाला जो मान हुआ वो हो गया 2.1/2। ये वाला जो मान हुआ वो हुआ 2.2/2, जो 3 के बराबर होगा। इसको हम कर लेंगे 2.2/2, जो होगा 4 और 2 6, 6/2, ये कटेगा तो होगा 3। तो इस तरह से ये 3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हमें मिल गया 2.1/2। तो इस तरह से परिमेय संख्या को हम संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं, या उसको हम रियल लाइन यानी कि वास्तविक संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दो परिमेय संख्या जो होती है उसके बीच में हम अनेक परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो कोई परिमेय संख्या हो, जैसे 1/2 और 3/4। तो इन संख्याओं के बीच में यदि हम देखें तो बहुत सारी परिमेय संख्याएं, इतनी ज़्यादा परिमेय संख्याएं इसमें होती हैं जिसकी हम गणना भी नहीं कर सकते। तो अब हम सीखेंगे कि आखिर दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या को हम कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम एक परिमेय संख्या को कैसे निकालें। तो यदि हमारे पास कोई दो परिमेय संख्या हो, 4 और 5 मान लीजिए, इनके बीच में यदि हमें कोई एक परिमेय संख्या निकालनी हो, तो इसके बीच में एक परिमेय संख्या यदि हम निकालें तो इन दोनों मानों को हम जोड़ लेते हैं और इसमें 2 से भाग दे देते हैं। तो ये होगा 9/2, जो 4 और 5 के बीच की एक परिमेय संख्या होगी। इस तरह से किसी दो परिमेय संख्या के बीच में एक परिमेय संख्या यदि हमें निकालना हो तो उस स्थिति में इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ करके उसमें हम 2 से भाग दे देंगे तो वो परिमेय संख्या निकल जाएगी। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है 1/3 और 2/5 के बीच की एक परिमेय संख्या। तो इसके बीच की यदि हम परिमेय संख्या निकालें तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि 1/3 और 2/5 को जोड़ लेंगे और इसमें 2 से भाग दे देंगे। तो 3 5 का एलसीएम जो है वो आएगा 15, ये होगा 3, तो यहाँ पर होगा 5, 3 दूनी का 6, 11, 15 नीचे आएगा तो होगा 30, जो इन दोनों संख्याओं के बीच की एक परिमेय संख्या है। इस तरह से यदि हमें एक से ज़्यादा परिमेय संख्याएं निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे अब यदि हमें दे दिया जाए कि 1 और 3 के बीच हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच हमें जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उसका एक सरल विधि आपको हम यहाँ पे बताएंगे, जिसमें 5 परिमेय संख्या निकालनी हो तो इसको हम n ले लेंगे जो है 5, और यहाँ से हम निकालेंगे n+1।
जो होगा 6। यदि हम n की जगह पे 5 रखें तो 5 में 1 बढ़ा लेंगे जो होगा 6। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 1 जो है इसको हम लिख सकते हैं 1/1 और 3 जो है इसको हम लिख सकते हैं 3/1। अब इसमें एक उपाय और हम करेंगे। अब हमने क्या किया कि इसमें जो हमारे पास मान आया था n+1 6, इस मान को हम ऊपर नीचे इसमें गुना कर लेंगे जो होगा 6/6 और इसमें भी सेम कंडीशन वही करेंगे, ये होगा 6/6 तो ये होगा 18/6। अब यहाँ पे हम लिखना चाहें तो देखें इन दोनों में ध्यान से, तो ये आया है 6/6, ये आया है 18/6। तो इसमें 6 से आगे ऊपर वाला जो मान है इसका 1 बढ़ा लेंगे जो होगा 7/6 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 8/6, फिर लिखेंगे 9/6, फिर लिखेंगे 10/6, फिर लिख लेंगे 11/6। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि 6 और 18 के बीच में कोई हम 5 संख्या ले लेंगे। अब इसमें ध्यान रखना है कि 6 और 18 के बीच में ही हमें संख्याएं वो लेनी है। अब ये जितनी संख्याएं हमने लिखी हैं वो सभी संख्याएं 1 से तो बड़ी हैं, लेकिन 3 से ये संख्याएं छोटी हैं। इस तरह से इन दोनों संख्याओं के बीच में या इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में हमने 5 परिमेय संख्या निकाल दिया। इसी प्रकार से यदि हमें 5 से ज़्यादा परिमेय संख्या भी निकालना हो तो इस विधि का उपयोग करके हम उन सभी संख्याओं को निकाल सकते हैं। इसके अलावा परिमेय संख्या निकालने की और भी बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन ये विधि जो है वो सबसे सरल है और ये सबसे आसान है, इसीलिए इस विधि का ही इस्तेमाल करके हम परिमेय संख्याओं को आसानी से निकाल सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि यदि परिमेय संख्याएं भिन्न के रूप में हो, जैसे मान लीजिए 3/5 और 4/5 के बीच हमें 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या निकालना है। उस स्थिति में इन दोनों संख्याओं का यदि हम हर देखें तो हर जो है वो एक समान है। इसका मतलब ये है कि ये संख्याएं समहर हैं। तो संख्याओं का हर यदि एक समान हो तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि n+1 का मान निकाल लेते हैं जो होगा 7, और उसी प्रकार से इसमें भी हम क्या करेंगे कि ऊपर 7 और नीचे 7 से गुना कर लेंगे जो होगा 21/35 और ये आ जाएगा 28/35। अब ये नियम वही संख्याओं के ऊपर लागू होगा जिसका आधार समान हो या बराबर हो। तो यहाँ से जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उससे एक ज़्यादा हम परिमेय संख्या ले लेंगे और इस मान को इन दोनों परिमेय संख्याओं में बारी बारी से ऊपर और नीचे इस तरह से हम गुना करेंगे। गुना करने का उद्देश्य ये है कि हम इस संख्या को एक तरह से समतुल्य भिन्न के रूप में या समतुल्य परिमेय संख्या के रूप में या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक ऐसी संख्या जैसे हम 1/2 लिख रहे हैं, इस संख्या को यदि हम समतुल्य एक अन्य संख्या के रूप में लिखें, जैसे हम लिख दिए 2/4, तो ये दोनों संख्याएं सेम होती है। इन संख्याओं के ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि इन संख्याओं को यदि हम घटाएं तो वो अपने मूल संख्या के रूप में आ जाती हैं। उसी तरह से ये संख्या जो है वो वही संख्या है जो थी, क्योंकि इन दोनों संख्याओं को यदि हम 7 से घटाएं तो वही मान हमारा प्राप्त हो जाएगा। ये भी उसी प्रकार का कंडीशन है। अब यदि हम देखें तो 21 और 28 के बीच में हम 6 परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं जो है 22/35, 23/35, 24/35, 25/35 और 26/35। तो ये संख्याएं जो हैं वो 4/5 और यहाँ से 3/5 के बीच में स्थित है। इस तरह से दो परिमेय संख्याओं के बीच में, खास करके जिनका हर एक समान हो, कितनी भी परिमेय संख्या निकालनी हो वो इस विधि द्वारा हम आसानी से निकाल सकते हैं।
अब यदि हमारे पास कोई ऐसी परिमेय संख्या दे, ऐसी दो परिमेय संख्या दे जिसका हर एक समान ना हो, जैसे मान लीजिए हमें निकालना है मान लीजिए 3 परिमेय संख्या हमें निकालना है। तो 3/4 और 5/3 के बीच में हमें 3 परिमेय संख्या निकालनी है। यदि हम इन दोनों संख्याओं को ठीक से देखें तो इनका हर जो है वो भिन्न है। उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि n का मान तो हम 3 ले लेंगे, उसी तरह से हम n+1 का मान निकालेंगे जो आएगा 4। पहली संख्या जो है वो है 3/4। इस संख्या को ऐसे ही हम लिखेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन दोनों परिमेय संख्याओं को एक समान हर वाली परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका हर लेकर के इसमें ऊपर और नीचे गुना कर लेंगे और इसका हर लेकर के हम इसमें ऊपर और नीचे गुना कर लेंगे। गुना करेंगे तो ये आएगा 9/16, ये आ जाएगा 20/12। इसमें ध्यान रखना है यहाँ पे 3 से गुना होगा तो ये होगा 12, इसमें भी होगा 12। यानी कि हमने क्या किया कि इस परिमेय संख्या का हर इसमें ऊपर नीचे गुना कर दिया और इसके परिमेय संख्या इस परिमेय संख्या का हर लेकर के इसमें ऊपर नीचे गुना कर दिया। अब ये दोनों संख्याएं समान हर के रूप में परिवर्तित हो गई, दोनों का हर एक बराबर है। अब यदि हम ध्यान से इसमें देखें तो इन दोनों संख्याओं के बीच में हम 3 परिमेय संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यदि हम देखें तो 9 से आगे हमें देना है जो होगा 10/12, 11/12 और ये होगा 12/12। 3 हमने संख्या लिख दिया, यह है 5/3 और यह है 3/4। यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि हम इन दोनों संख्याओं के बीच में जितना मान दिया गया है उतना नहीं लिख पा रहे हैं तो उस स्थिति में हम फिर क्या करेंगे, तो जो हमारा n+1 का मान आया है इसको लेकर के इसमें ऊपर और नीचे गुना कर लेंगे जो होगा 36/48 और इसमें भी सेम वही कंडीशन हम करेंगे तो ये होगा 80/48। अब इनके बीच में हम जितनी परिमेय संख्या दी गई है उतनी संख्याएं आराम से लिख सकते हैं। संख्या पद्धति के प्रश्नों पर आधारित इस दूसरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर जो परिमेय संख्याएं हैं उनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो वीडियो को स्किप ना करें। यदि आप इस तरह से वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो उससे होता क्या है कि वीडियो की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। जितना आगे इसको जाना चाहिए उतना आगे ये नहीं जा पाता। अब इसमें यदि हम देखें पिछले वीडियो के अनुसार परिमेय संख्याओं को, तो परिमेय संख्याओं की परिभाषा के अनुसार इसको हम लिखते हैं P/Q के रूप में। जितनी परिमेय संख्याएं हैं उनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बशर्ते कि Q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 1/4, 3/5, 7/3, 3/1, ये सभी संख्याएं जो हैं वो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अब इन परिमेय संख्याओं का हम दशमलव प्रसार इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार करके देखते हैं कि आखिर उनका दशमलव प्रसार किस तरह का आता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए यहाँ पे एक संख्या दिया गया है 5/2। यदि हम इसका दशमलव प्रसार निकालें तो हम 5 में 2 से भाग देंगे जो जाएगा 2 बार में। फिर यहाँ पॉइंट हमें देना पड़ेगा तो यहाँ 0 आएगा और इस तरह से ये कट जाएगा तो ये आएगा 2.5। फिर यदि हमारे पास कोई संख्या हो, मान लीजिए 2/3, अब इसमें यदि हम 2 में 3 से भाग दें तो ये कटेगा नहीं, तो हमें लिखना पड़ेगा 0 पॉइंट, तो ये 0 होगा। 6 बार में जाएगा
तो ये होगा 18, 2 0, फिर 6 बार में जाएगा तो होगा 18, फिर ये होगा 2 0, फिर 6 बार में जाएगा तो होगा 18। इस तरह से बार बार इसमें 2 आते रहेगा। इन दोनों परिमेय संख्याओं को देखने के बाद हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो अंत में दशमलव के कुछ अंकों तक जा कर के वो कट जाता है, या इसमें इसका दशमलव प्रसार जो है वो कभी कटता ही नहीं है। यदि हम इस प्रकार के परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार निकालना चाहें तो इसमें बार बार 2 रिपीट करेगा, मतलब कि 2 जो है वो शेष के रूप में बचता रहेगा। उस स्थिति में इनका दशमलव प्रसार जो है वो कभी रुकेगा नहीं। इसका जितनी बार हम निकालना चाहें उतनी बार इसका दशमलव प्रसार निकलता रहेगा। तो इस आधार पर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जितनी परिमेय संख्याएं हैं, रेशनल नंबर्स, उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार के बारे में यदि हम कहें तो उनका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा। शांत कहने का मतलब है कि वो दशमलव के कुछ अंकों तक जा कर के वो कट जाएगा, या उसमें दशमलव के कुछ अंक तक जा कर के उसका मान निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार के परिमेय संख्याओं को हम कहते हैं शांत दशमलव वाले परिमेय संख्याएं। इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। लेकिन इसी प्रकार का एक और परिमेय संख्या यहाँ पे लिखा गया है। इस परिमेय संख्या को यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें भाग देने पर संख्या के अंक जो है वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। इस प्रकार की परिमेय संख्याओं को हम अशांत कहते हैं, और ये अशांत जो परिमेय संख्याएं हैं वो अशांत आवर्ती कहलाती हैं, क्योंकि इनके अंक जो है पॉइंट के बाद के कुछ अंक जो है वो बार बार रिपीट करने लगते हैं। इसलिए हम इसको आवर्ती कहते हैं, और इसके दशमलव के बाद के अंक जो हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, इसलिए हम इसको अशांत कहते हैं। उस स्थिति में यदि हम इस परिमेय संख्या को देखें तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इस स्थिति में परिमेय संख्याएं जो हैं उनका दशमलव प्रसार यदि हम निकालें तो वो 2 प्रकार का दशमलव प्रसार इसमें देता है। पहला इसमें है कि इसमें दशमलव के बाद के अंक जो हैं वो या तो कट जाएंगे कुछ अंकों तक जा कर के, नहीं तो इसमें दशमलव प्रसार के बाद के जो अंक हैं उसमें कुछ अंकों के बाद या ये अंक जो है वो बार बार रिपीट करने लगेंगे। तो जो कट जाएगा उसको तो हम शांत कहेंगे, जो नहीं कटेगा इस तरह से बार बार आता रहेगा, इसमें पॉइंट के बाद के अंक बार बार खुद को रिपीट करेंगे, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को हम अशांत आवर्ती संख्या कहते हैं। अब इसमें अशांत आवर्ती संख्याओं को इनमें पॉइंट के बाद के जो अंक रिपीट करते हैं उनके ऊपर हम इस तरह से बार लिख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं रेकरिंग। इस तरह से जो भी अंक इसमें बार बार रिपीट हो रहा हो उस अंक के ऊपर अब हम इस तरह से रेकरिंग दे करके या बार दे करके उस संख्या को हम बार बार लिखने से बच सकते हैं। तो जो संख्याएं इसमें रिपीट कर रही हो उसके ऊपर हम इस तरह से बार लिख करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें हमें 2 प्रकार की परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, जिनका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। अब इसमें पहला विधि तो यह है कि इन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को सबसे पहले यदि हमें समझना हो तो हमें या तो भाग देना पड़ेगा। तो भाग वाली जो विधि होती है वो थोड़ा उबाऊ प्रोसेस वाला विधि है, क्योंकि इसमें यदि परिमेय संख्याएं बड़ा बड़ा मान में दे तो उसको भाग देना भी कठिन हो जाता है। उस स्थिति में बिना भाग दिए भी यदि हम चाहें तो ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या शांत है और कौन सी परिमेय संख्या अशांत आवर्ती है। उस स्थिति में हम क्या करते हैं, कोई भी एक परिमेय संख्या ले लेंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया है 2/5 या मान लीजिए दिया गया है 3/5। अब हमें ये चेक करना है कि ये संख्याएं शांत है या अशांत आवर्ती हैं। उस स्थिति में हम इस संख्या के शांत या अशांत आवर्ती
चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके हर को खास करके हम इसके फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। तो यहाँ पे यदि हम इसके हर को तोड़ें तो यहाँ लिख सकते हैं 5 गुना 1। अब इस स्थिति में कोई भी ऐसी परिमेय संख्या जिसका हर, यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका डिनोमिनेटर जो है हर, वो या तो 2 के गुणनफल के रूप में आना चाहिए या 5 के गुणनफल के रूप में आना चाहिए, या 2 और 5 साथ में आ जाए तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी कोई परिमेय संख्या जिसके अंश और हर का गुणनखंड करने के बाद, उसका फैक्टर करने के बाद लास्ट में जो हर में संख्याएं बचती हैं, उन संख्याओं में यदि केवल 2 आता है या केवल 5 आता है या 2 और 5 दोनों एक साथ आते हैं, तो उस स्थिति में वो परिमेय संख्याएं जो होंगी वो शांत होती हैं। अन्यथा बाकी अन्य जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो अशांत होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम लिखें 5/12, तो 5 का तो हम गुणनखंड नहीं कर सकते, लेकिन 12 को यदि हम तोड़ेंगे तो ये होगा 2 गुना 2 गुना 3। अब यहाँ पे 2 तो आ रहा है, लेकिन 2 के साथ यहाँ पे 3 भी आ जा रहा है। तो उस स्थिति में ये जो परिमेय संख्या है वो अशांत मानी जाएगी। अशांत इसलिए मानी जाएगी क्योंकि इस परिमेय संख्या में 2 के साथ 3 भी आ गया। इसमें या तो 2 आए हर में, या फिर 5 आए, या 2 5 दोनों एक साथ आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्याएं, अभाज्य संख्याएं यदि यहाँ पे आती हैं, तो इस प्रकार के परिमेय संख्याएं जो होती हैं जिनका दशमलव प्रसार अशांत माना जाता है। तो इस तरह से हम अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को, जिनमें शांत या अशांत आता है, उसको आसानी से हम निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हम देखें, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 12/27। तो अब इस प्रकार की संख्या को हम केवल हर के मतलब इसको हम हर के केवल गुणनखंड के रूप में लिख करके चेक नहीं कर सकते। इसमें हमें दोनों संख्याओं को, इसके हर और अंश और हर दोनों को गुणनखंड के रूप में हमें लिखना होगा या गुणनफल के रूप में लिखना होगा। जैसे 12 को हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, 27 को हम लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3, और इसके बाद हम इसको कटाएंगे। कटाने के बाद जो मान बचेगा वो बचेगा 2 गुना 2 और नीचे बचेगा 3 गुना 3। उस स्थिति में इस परिमेय संख्या में हर जो है वो 3 के गुणनफल के रूप में आ रहा है। तो यहाँ पे हर 2 और 5 या दोनों के गुणनफल के रूप में नहीं है। उस स्थिति में हम इसको कहेंगे कि ये अशांत है। अब यदि हम एक और एग्जाम्पल इस पर लेकर के समझें, तो उस स्थिति में जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 12 बटा में यहाँ पे हमने लिख दिया 15। अब इन दोनों का यदि हम गुणनखंड करें तो 12 का होगा 2 गुना 2 गुना 3, 15 का होगा यहाँ पे 3 गुना 5। तो यहाँ पे हर को यदि हम ध्यान से देखें तो यह है 3 और 5 के गुणनफल के रूप में। उस आधार पर यदि हम देखें तो ये एक अशांत परिमेय संख्या है। लेकिन यदि हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ से हम 3 को कटा सकते हैं। तो उस स्थिति में हमारे पास बचेगा 2 गुना 2 और नीचे बचेगा 5। तो यहाँ पे हर जो है वो केवल 5 है। तो उस स्थिति में हम इसको कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत है। तो इस तरह से हमने यहाँ बताया कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार या तो शांत होते हैं या अशांत आवर्ती होते हैं। लेकिन जिन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होते हैं, उनकी विशेषता एक होती है। जैसे ये एक परिमेय संख्या है, यदि हम इसका दशमलव प्रसार निकालें तो आएगा 6 6 6 6, ये आता ही रहेगा। इसमें 6 जो है वो बार बार इसमें रिपीट करेगा। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, 0.6 और 6 के ऊपर इस तरह से रेकरिंग दे सकते हैं। तो परिमेय संख्याओं को हम बटा के रूप में भी लिख सकते हैं, P/Q के रूप में, या रेकरिंग वाले मान के रूप में भी लिख सकते हैं। रेकरिंग वाले मान को भी यदि हम चाहें तो इस तरह से परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, या परिमेय संख्याओं को इस तरह से रेकरिंग वाली संख्याओं के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जितनी भी परिमेय संख्या है, उन परिमेय संख्याओं को यदि हम बार के रूप में लिखें या रेकरिंग वाली संख्याओं के रूप में यदि हम लिखें, तो उसमें हमें भाग देना पड़ता है। और जो अंक रिपीट होते हैं
उन अंकों को ही हम वहाँ पे उन अंकों के ऊपर ही रेकरिंग लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 1/7। अब यदि हम इसमें भाग दें 1 में 7 से, तो उस स्थिति में मान लीजिए हमारे पास यहाँ 15/7, तो ये जाएगा 2 बार में, होगा 14, 1 यहाँ पॉइंट होगा 0, 1, तो ये होगा 7, 3, 0, 7 चौक 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, ये होगा 4 0, 7 5 35, तो ये होगा 5 0, और ये होगा 7 7 49, ये आ गया 1। अब ये फिर वही वाला मान आ गया जो यहाँ पे आया था। फिर इसको हम लेके जाएंगे तो ये जाएगा 1 बार में, तो यहाँ से 1 आएगा, फिर इसमें 4 आएगा, आगे ले जाएंगे तो फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा। इस तरह से इसके अंक जो हैं वो बार बार रिपीट करेंगे। तो यहाँ से 1 से लेकर के 7 तक का जो मान है 1 4 2 8 5 7, ये बार बार इसमें रिपीट होगा। तो जो अंक इसमें रिपीट होगा उसके ऊपर हम इस तरह से बार का चिन्ह खींच लेंगे या लाइन खींच लेंगे। तो ये जो 15/7 एक परिमेय संख्या थी, उसको हमने बार वाली संख्या के रूप में लिख दिया। इस तरह से किसी भी संख्या को, किसी भी परिमेय संख्या को जिसका दशमलव प्रसार अशांत है, उन संख्याओं को हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आइए हम जानेंगे कि आखिर जो बार वाली संख्याएं हैं या रेकरिंग वाली संख्याएं हैं, उनको हम परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखते हैं। तो जैसे हमारे पास एक संख्या है 3.4 और इसमें 4 के ऊपर यदि रेकरिंग दिया गया है, तो इस संख्या को अब हम किस तरह से लिखेंगे परिमेय संख्या के रूप में। तो इसका सबसे पहले हम एक सरल विधि बताते हैं जो थोड़ा सा लंबा है। जैसे यदि हम इन संख्याओं को x मान लें, तो यह है 3.4 और ये 4 इसमें बार बार रिपीट करेगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं जिनके बाद वो बार आया हुआ है। तो एक अंक के बाद बार आया हुआ है, तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे कि 10 से गुना कर देंगे। यदि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 ऐसे अंक होते जिसके ऊपर बार आता, या दशमलव के बाद 3 अंक होते या 4 अंक होते, तो यहाँ पे हम 0 की संख्याएं जो हैं वो बढ़ाते जाते। तो यहाँ से ये होगा 10x, और इसमें यदि हम 10 से गुना करें तो पॉइंट जो है वो 1 अंक दाहिने साइड में आ जाता है, और इस तरह से इसका मान जो है वो रिपीट होते रहता है। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम यहाँ पे घटा लेंगे। तो इक्वेशन 2 है यहाँ पे 10x, और इसको घटाएंगे तो ये है 34.444, ये संख्याएँ रिपीट होती रहेंगी, और ये है 3.444। अब इसमें यदि हम देखें तो ये होगा 9x। इसमें भी पॉइंट के बाद वही अंक है जो इसमें है, तो पॉइंट के बाद के अंक जो हैं वो आपस में घट जाएंगे, जो ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ बचेगा केवल 34 और यहाँ बचेगा केवल 3। इस तरह से इसका यदि हम मान निकालें तो ये होगा 31/9, जो इस रेकरिंग वाले मान का परिमेय मान यानी कि बटा में p/q के रूप में जो मान आया वो इस तरह से यहाँ पे आया है। अब इसमें ये थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमने इसका मान निकाला। अब इसमें यदि हम चाहें तो रेकरिंग वाली संख्याओं को थोड़ा सरल तरीके से या आसान तरीके से इसको हल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हमारे पास दिया गया है 0.2। यदि हम इसका p/q के रूप में वैल्यू निकालें तो उस स्थिति में यहाँ पे इसके ये वाले मान को और ये वाले मान को दोनों को हटा लेंगे, पॉइंट के मान को हटा लेंगे तो ये होगा 2, और यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है तो उसके लिए हम नीचे लिख देंगे 9। ऐसे ही यदि मान लीजिए हमारे पास मान दिया गया 0.23, तो यहाँ पे दशमलव को हटा लेंगे, होगा 23, और पॉइंट के बाद 2 ऐसे अंक हैं जिनके ऊपर रेकरिंग है तो नीचे हम लिख देंगे 2 अंक, 2 9। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे दिए गए 2 3 5, इन तीनों के ऊपर रेकरिंग है। उस स्थिति में हम क्या करेंगे
कि इसके पॉइंट को हटाएंगे तो ये होगा 235 बटा में। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 ऐसे अंक हैं जिसके ऊपर रेकरिंग है, तो यहाँ पे हमें नीचे 3 × 9 लिखना होगा। यदि इससे अलग थोड़ा सा कंडीशन देखें, जैसे मान लीजिए दिया गया है 2.3 और 3 पे केवल रेकरिंग दिया गया है, तो यदि हम इसके दशमलव को हटाएं तो ये होगा 23 और पॉइंट के बाद एक ऐसा अंक है जिसके ऊपर रेकरिंग दिया गया है, तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे 9। लेकिन यहाँ पे हम केवल इतना लिख करके इसका उत्तर नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि जिन संख्याओं के ऊपर रेकरिंग नहीं है उन संख्याओं को यहाँ से घटाना है। तो 2 एक ऐसा अंक है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं था, तो 2 को इस पूरे मान में से हम घटा लेंगे। इसके बाद इस तरह से हम लिख देंगे। यहाँ पे हम 0 को घटाते हैं, लेकिन 0 घटाएंगे तो इसका वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। इसमें भी यदि हम 0 घटाएं तो वही मान होगा, इसमें भी यदि हम 0 घटाएं तो वही मान होगा, इसलिए हम इसमें से 0 ना घटा करके डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख देते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा मान हो जिसमें पॉइंट के पहले कुछ मान ऐसा दिया गया हो जिसको घटाने पर उस संख्या के मान में परिवर्तन होता हो, तो उसके मान को हम घटाएंगे। इसको हम लिखेंगे 235 और यहाँ पे 2 ऐसा मान है, अंक है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो उस 2 को हम घटा लेंगे और नीचे यहाँ पे लिख देंगे 2 × 9, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 ऐसे अंक हैं जिनके ऊपर लाइन दिया गया है। तो ये होगा 233 बटा 99। ऐसे ही यदि मान लीजिए कोई ऐसा मान दिया गया हो जिसमें पॉइंट के बाद भी कुछ अंक ऐसे हों जिनके ऊपर रेकरिंग ना हो, तो यहाँ से यदि हम पॉइंट हटाएं तो ये होगा 3423 और इसमें से 34, 3 और 4 2 ऐसे अंक हैं जिनके ऊपर यहाँ पे रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ पे हम 34 को इसमें से घटा लेंगे। इसके बाद यदि हम देखें तो पॉइंट के बाद 2 ऐसे अंक हैं जिसके ऊपर लाइन है, तो उसके लिए हम 9 देंगे और पॉइंट के बाद ही यहाँ पे देखना है, पॉइंट के बाद एक ऐसा अंक है जिसके पास लाइन नहीं है, जिसके ऊपर लाइन नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पे 0 लिखते हैं। इसी तरह से यदि हम मान लीजिए इसका मान निकालना हो हमें, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि ये होगा 6 7 3 4 3 और 6 और 7 इन दोनों पर रेकरिंग नहीं है, तो इसको हम घटा लेंगे। यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 ऐसे अंक हैं जिसके ऊपर लाइन है, तो उसके लिए 9 लिखेंगे और एक ऐसा अंक है जिसके ऊपर लाइन नहीं है, तो उसके लिए 0 लिख देंगे। अब इसमें से इसको हटा करके नीचे 9990 लिख देंगे, इसमें इसको हटा करके 34 को नीचे लिख देंगे 990। इस तरह से रेकरिंग वाली संख्याओं को हम परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यदि हम 2 बार वाली संख्याओं को आपस में जोड़ें, तो जोड़ने का सबसे सरल तरीका है वो ये है कि इसको हम उसी तरह से हल करेंगे जिस तरह से पीछे वाली संख्याओं को हल करते थे। इसमें पॉइंट के अंक को हटा लेंगे तो ये होगा 136, इसमें से 1 घटाएंगे, नीचे इसमें होगा 2 × 9, फिर इसको हम घटाएंगे 62, नीचे ये होगा 2 × 9, तो ये होगा 135 बटा 99 और ये होगा 62 बटा 99। इनका यदि हम LCM निकालें तो ये होगा 99, 135 और 62 जो है वो हो जाएगा 7 6 3 9, 197 बटा 99। अब यदि हम चाहें कि इन संख्याओं को, इन दोनों बार वाली संख्याओं को शॉर्टकट तरीके में हम जोड़ लें, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि 6 और 2 को जोड़ लेंगे जो होगा 8, फिर 3 और 6 को जोड़ लेंगे जो होगा यहाँ पे 9 और 0 1 को जोड़ लेंगे जो होगा यहाँ पे 1। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है ये कि इस अंक को इस 98 में से घटा लेना है। तो 1 को यदि हम 98 में से घटाएं तो ये बचेगा 97 और यहीं से लाइन पर देंगे जो उस दिए गए मान का सही रेकरिंग वाला वैल्यू होगा। या यदि हम चाहें तो ये जो मान आया हुआ है इसके पॉइंट को हटा करके, जैसे अब यहाँ से यदि हमने 6 और 2 को जोड़ा था तो ये हो गया था 8, 6 और 3 जोड़े थे तो हो गया था 9,
1 और 0 जोड़ेंगे तो होगा 1। अब यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि पॉइंट के पहले यहाँ पे 1 है और ये 0 है, तो 0 को तो हम घटाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं होगा, 1 को यहाँ से हम घटाएंगे और नीचे यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है दोनों में, जिसके ऊपर एक रिंग है, तो 2 9 लिख देंगे। ये आ जाएगा 197/99, जो दिए गए मान के बराबर हमारे पास मान आ जाएगा। अब यदि हम चाहें 1-2 और प्रश्नों को उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 संख्याएं हैं, 1.63 जोड़ 1.12, इन दोनों को यदि हम जोड़ें तो हम कैसे जोड़ेंगे? 3 और 2 को जोड़ लेंगे जो होगा 5, 6 और 1 को जोड़ेंगे जो होगा 7, 1 और 1 को जोड़ लेंगे जो होगा 2। और इसमें ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद के जोड़े गए जो भी अंक हैं उसको हम इसमें से घटा लेंगे, और नीचे यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 ऐसे अंक हैं जिनके ऊपर रेकरिंग है इन दोनों कंडीशनों में, तो 2 9 लिख देंगे। यह आएगा 273/99। इसके अलावा यदि हम एक और उदाहरण देखें, जैसे मान लीजिए दिया गया है 1.23 प्लस हमें जोड़ना है मान लीजिए 92। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 3 और 2 को यदि हम जोड़ेंगे तो ये होगा 5, 9 और 2 को यदि हम जोड़ेंगे तो ये होगा 11। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि उस 11 के बाद जो 1 आएगा हासिल, उसको हम इसमें नहीं जोड़ सकते। अभी तो हम जोड़ लेंगे, इसको हम 2 कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे घटाते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें इसी 1 को ही घटाना है। तो उसके बाद इसमें होगा 2 × 9, क्योंकि दोनों में पॉइंट के बाद अंकों की संख्या समान है जिनके ऊपर एक रिंग है, तो ये होगा 214/99। इस तरह से इसको हम P/Q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। नंबर सिस्टम के इस तीसरे वीडियो में हम जानेंगे अपरिमेय संख्याएं क्या हैं, यानी कि इरेशनल नंबर्स क्या हैं। तो अपरिमेय संख्याओं को जानने से पहले हम जानेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या हैं। तो ऐसी वे सारी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो सब परिमेय संख्याएं हैं, बशर्ते कि Q का मान इसमें 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसी सभी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिखते हों, लेकिन उनका हर जो है वो 0 ना हो, उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसके पीछे वाले वीडियो में बताया जा चुका है कि परिमेय संख्याएं जो भी होती है उनका दशमलव प्रसार जो होता है वो या तो शांत होता है। उदाहरण के लिए जैसे हम 1/4 का दशमलव प्रसार यदि लिखें तो उस स्थिति में ये आएगा 0.25। लेकिन यदि हम 1/3 का दशमलव प्रसार लिखें तो यह आएगा 0.333, ये आता ही रहेगा। और इसी को ही हम लिखते हैं 0.3 के ऊपर रेकरिंग या बार लिख करके। तो ऐसी सभी संख्याएं, ऐसी सभी परिमेय संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार यदि हम निकालें तो वो या तो शांत होंगी या वे यदि अशांत होंगी, मतलब दशमलव के बाद उसके अंक नहीं कटेंगे, तो अशांत होने के साथ ही ये आवर्ती होती हैं। इसके अलावा परिमेय संख्याओं की एक विशेषता ये है कि ऐसी जितनी भी संख्याएं होंगी उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बशर्ते कि Q का मान जो है वो 0 ना हो। अब हम जानेंगे कि आखिर अपरिमेय संख्याएं क्या हैं। तो अपरिमेय संख्याओं के परिभाषा के अनुसार जिनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याओं की यदि हम पहचान करें तो अपरिमेय संख्याएं 3 प्रकार की मुख्य रूप से होती हैं। पहली कैटेगरी में वे सभी अपरिमेय संख्याएं आती हैं जो रूट के अंदर होती हैं।
जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। ये सभी संख्याएं जो हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि रूट के अंदर की वे सभी संख्याएं जिनका हम वर्गमूल ना निकाल सकें, वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। यहाँ पे √4 जो है वो एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √4 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 2। तो उस स्थिति में ये एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन बाकी अन्य जो संख्याएं हैं उनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। दूसरे कैटेगरी में वैसी घनमूल की संख्याएं, घन वाली संख्याएं या घनमूल वाली संख्याएं जिनका हम घनमूल नहीं निकाल सकते। तो हम 3 का घनमूल नहीं निकाल सकते, 9 का घनमूल नहीं निकाल सकते, 16 का घनमूल नहीं निकाल सकते, लेकिन 27 का हम घनमूल निकाल सकते हैं, क्योंकि 27 जो है वो टूटेगा 3 गुना 3 गुना 3 के रूप में। 3 में से एक 3 बाहर आएगा, तो इसका घनमूल होगा 3। इस तरह से 3√27 जो है वो एक अपरिमेय संख्या नहीं है। बाकी अन्य जो संख्याएं हैं वे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो अपरिमेय संख्याओं की 2 कैटेगरी होगी। पहली कैटेगरी में वे सभी संख्याएं आएंगी जो रूट के अंदर होंगी, जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। दूसरी कैटेगरी में वैसी अपरिमेय संख्याएं आएंगी जो घन के अंदर होंगी या घनमूल के अंदर होंगी, लेकिन इसका हम घनमूल नहीं निकाल सकते, यानी कि वो पूर्ण घन नहीं होंगी। ऐसी संख्याएं जो होंगी वो अपरिमेय संख्याएं होंगी। तीसरी कैटेगरी में वे संख्याएं आती हैं जो दशमलव के रूप में लिखी जाती हैं, लेकिन दशमलव का कोई क्रम नहीं होता। इस प्रकार की संख्याएं जो होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन यदि हम दशमलव के बाद ऐसी संख्याओं को लिखें जो एक निश्चित क्रम में या सीक्वेंस के अनुसार लिखी गई है, तो वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं होंगी। तो ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें अंक जो है वो रिपीट नहीं कर रहे। यहाँ पे 200, फिर 2000, 20,000, इस तरह से संख्या के अंक आ रहे हैं। लेकिन इसमें यदि हम देखें तो 14, 24, फिर 24, फिर 24, फिर 24, इस तरह से 24 जो है वो संख्या में बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसको हम रेकरिंग के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। 24 इसमें बार बार रिपीट कर रहा है, तो उस स्थिति में ऐसी दशमलव की संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद के अंक जो है वो रिपीट ना करें, तो वे सारी संख्याएं जो है वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसमें ध्यान रखना ये है कि दशमलव के बाद के संख्या के अंक रिपीट भी नहीं करने चाहिए, और दशमलव के बाद के संख्या के अंक जो हैं वो निश्चित भी नहीं होने चाहिए। जैसे यदि हम इस तरह से संख्या को लिख दें, दशमलव की संख्या को, तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें संख्या जो है वो पॉइंट के 3 अंक तक जाने के बाद कट जा रही है। तो उस तरह से ये संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन ये सारी संख्याएं जो है वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब अपरिमेय संख्याओं से जुड़े कुछ विशेष नियम हैं जिनको हमें समझना है। अपरिमेय संख्याओं में बताए कि 3 प्रकार की संख्याएं मुख्य रूप से आती हैं। पहली वो है जो रूट के अंदर लिखी जाती हैं, दूसरी वो है जो घनमूल के अंदर लिखी जाती हैं, और तीसरी वो है जो दशमलव के रूप में लिखी जाती हैं, लेकिन दशमलव के बाद के अंक जो हैं वो रिपीट नहीं करते, और दशमलव के बाद के अंकों की कोई सीमा भी नहीं होती। वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इन तीनों कैटेगरी की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। लेकिन इसमें देखा जाए तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या ही है, क्योंकि पाई को यदि हम लिखते हैं तो इसका वैल्यू आता है 22/7। तो 22/7 जो है वो तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। कहने का तात्पर्य ये है कि पाई का वैल्यू जो है वो 22/7 एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये एक अनुमानतः मान निकाल दिया गया है, और इसी का इस्तेमाल हम लोग
पाई के लिए करते हैं, जो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। अब अपरिमेय संख्याओं के यदि ऑपरेशंस को हम देखें, इनके ऊपर जो संक्रियाएं होती हैं, जैसे उदाहरण के लिए यदि हम दो कोई अपरिमेय संख्या को लें और उनको जोड़ें, तो उस स्थिति में इनका योगफल जो होगा वो होगा 2√3, और ये भी एक अपरिमेय संख्या ही होगा। तो उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ एक अपरिमेय संख्या यहाँ पे आ रहा है, लेकिन कुछ कंडीशन में दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या भी आ सकता है। उदाहरण के तौर पे यदि हम देखें तो 3 + √3, और इसमें यदि हम जोड़ दें 3 - √3, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। उस स्थिति में यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो ये कट जाएगा और आएगा हमारे पास 6। तो दो अपरिमेय संख्याओं का योग जो है वो एक परिमेय संख्या आ गया। यहाँ पे दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या आया था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग या तो परिमेय हो सकता है या अपरिमेय, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये योग का नियम है। योग के नियम के अलावा यदि हम अंतर का नियम देखें तो अंतर का नियम भी इसी तरह से होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर, जैसे √3 - √3, ये होगा 0, जो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 0 को बटा में 1 लिख सकते हैं। लेकिन यदि हम यहाँ पे लिखें √3 - √2, तो ये एक अपरिमेय संख्या ही है। तो दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर यहाँ पे परिमेय भी हो सकता है और यहाँ पे अपरिमेय भी हो सकता है। तीसरे कंडीशन में यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करें, जैसे √2 × √3, तो यह आ गया 6। लेकिन यदि हम √2 में √2 से गुणा करें, ये होगा √4, और √4 का वर्गमूल जो होगा वो होगा 2। इस आधार पर यदि हम देखें तो यहाँ पे दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कभी अपरिमेय आ जाता है, तो कभी कभी दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय भी आ जाता है। इस तरह से तीनों कंडीशन में सेम ही रूल अप्लाई होते हैं। यदि हम तीसरा नियम देखें तो उसमें यह है, ये गुणा का नियम है। अब यह है भाग का नियम। दो अपरिमेय संख्याओं को लें, जैसे यदि हम √2 और √2 लें, इन दोनों को आपस में यदि हम भाग करें तो ये होगा √2 बटा √2, कटेगा तो आएगा 1, जो एक परिमेय संख्या है। लेकिन यदि हम √2 बटा √3 लिखें, यानी कि √2 में हम √3 से भाग दें, तो ये आएगा √2 बटा √3, और ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग कभी कभी अपरिमेय होता है, कभी कभी परिमेय भी हो सकता है। दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर कभी कभी परिमेय होता है, कभी कभी अपरिमेय होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो कभी कभी अपरिमेय होता है, कभी कभी परिमेय हो जाता है। और दो अपरिमेय संख्याओं का भागफल जो होगा वो भी कभी कभी परिमेय होगा और कभी कभी अपरिमेय होगा। इस तरह से दो अपरिमेय संख्याओं पर यदि हम ऑपरेशंस करें, जोड़ का या घटाव का या गुणा का या भाग का, तो हर एक स्थिति में या तो वो परिमेय आएगा या अपरिमेय आएगा। लेकिन यदि हम एक परिमेय को, जैसे 4 है, एक अपरिमेय के साथ यदि हम जोड़ें, तो उस स्थिति में यहाँ पे रिजल्ट जो आएगा वो अपरिमेय ही होगा। इसी तरह से यदि हम एक परिमेय में से एक अपरिमेय को घटाएं, तो यहाँ पे रिजल्ट जो होगा वो अपरिमेय ही होगा। इसी तरह से यदि हम एक परिमेय में एक अपरिमेय से गुणा करें, तो ये जो रिजल्ट आएगा वो अपरिमेय ही होगा। और इसी तरह से यदि हम एक परिमेय में एक अपरिमेय से भाग दें, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो एक अपरिमेय ही होगा। तो यहाँ पे याद रखना है ये कि एक परिमेय और एक अपरिमेय के ऊपर यदि हम ऑपरेशंस करें
जोड़ की या घटाव की या गुना की या भाग की, तो उस स्थिति में हर कंडीशन में यहाँ पे अपरिमेय संख्या ही आएंगी। लेकिन इस आधार पर यदि हम निष्कर्ष को निकालें तो पहला निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को लें और इन पे या तो हम जोड़ की संक्रिया करें या घटाव की या गुना की या भाग की, तो हर स्थिति में यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो या तो अपरिमेय होगा या यहाँ पे परिमेय होगा। लेकिन यदि हम एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या के बीच में यदि हम ऑपरेशंस करें, चाहे वो जोड़ की हो या घटाव की हो या गुना की हो या भाग की हो, तो हर स्थिति में यहाँ पे अपरिमेय ही आएगा। इस तरह से दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में हम ऑपरेशंस करेंगे तो हर हाल में या तो परिमेय आएगा या अपरिमेय आएगा। यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं के बीच में ऑपरेशंस करें तो वो या तो ये हमेशा हर हाल में अपरिमेय ही आएगा। लेकिन तीसरे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में यदि हम ऑपरेशंस करें, जोड़ की, घटाव की, गुना की या भाग की, तो यहाँ पे हर कंडीशन में परिमेय ही आएगा। इस तरह से यहाँ पे हम तीन निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहले निष्कर्ष में दो अपरिमेय संख्याओं के बीच ऑपरेशन हो तो रिजल्ट परिमेय भी आ सकता है या अपरिमेय भी आ सकता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में यदि ऑपरेशंस हो तो उस हर कंडीशन में यहाँ पे परिमेय ही होगा, और एक परिमेय तथा एक अपरिमेय के बीच में यदि ऑपरेशंस हो तो इस स्थिति में अपरिमेय संख्या ही आएगी। ये तीन प्रकार के कंडीशन जो है वो इसमें अप्लाई होते हैं। अब यहाँ पे हम सब जान चुके हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में लाखों या करोड़ों परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं, और इसको हम निकाल करके भी देख चुके हैं। अब हम जानेंगे कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कैसे कोई परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या लिखते हैं। तो सबसे पहले हम कोई दो अपरिमेय संख्या को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1.35, ये एक अपरिमेय संख्या है, और एक हमने ले लिया 1.523, ये दूसरी एक अपरिमेय संख्या है। अब इनके बीच में यदि हम चाहें कि कोई परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, सबसे पहले हम अपरिमेय संख्या को लिखेंगे। तो इनके बीच में हम यदि कोई अपरिमेय संख्या लिखें तो उस स्थिति में हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ से हमें देखना है कि यह 1.2 और यह 1.5, 1.2 और 1.5 के बीच की कोई संख्या हम ले लेंगे। जैसे हम ले लिए 1.3, 1.3 जो है वो 1.2 और 1.5 के बीच में पड़ती है। इस आधार पर हम क्या करेंगे कि 1.3 हमने ले लिया जो इन दोनों के बीच में पड़ती है। इसके बाद जो भी मन हो वो संख्याएं अपने मन से हम लिख देंगे, और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अंक जो है वो बार बार रिपीट ना हो, मतलब यानी कि एक क्रम में ना आए, और इस तरह से आगे डॉट 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 लिख देंगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएंगी। यदि हम एक और इन दोनों के बीच में अपरिमेय संख्या लिखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1.4, और 1.4 के बाद जो भी अंक हमारे दिमाग में आए वो इसमें हम लिख सकते हैं। ये एक अलग प्रकार की अपरिमेय संख्या है। अब यदि मान लीजिए हमें इससे ज़्यादा अपरिमेय संख्याओं को लिखना है इनके बीच में, तो हम क्या करेंगे कि दशमलव के बाद के दो अंकों को ले लेंगे। यह है 1.23 और यह है 1.52। तो 1.23 यानी कि 23 और 1.52 यानी कि 52। तो 23 और 52 के बीच में हम चाहे तो बहुत सारी संख्याओं को लिख सकते हैं, और इसी तरह से उसके बाद अपने से अंक लिख सकते हैं, जिसके बाद वो अपरिमेय संख्या में परिवर्तित हो जाएंगी। यदि उससे भी ज़्यादा यदि हमें अपरिमेय संख्या को लिखना हो तो हम दशमलव के 3 स्थानों के अंक ले लेंगे, और इनके बीच में जो भी संख्याएं होंगी उन सब संख्याओं को हम लिख सकते हैं। इस तरह से यदि हम जितनी ज़्यादा संख्याओं को चाहें, अपरिमेय संख्याओं को लिखना चाहें, उतनी ज़्यादा हम अपरिमेय संख्याओं को दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में आसानी से लिख सकते हैं। अब यदि हम देखें कि दो
परिमेय संख्याओं के बीच में हम अपरिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया गया है 5/2 और 7/2। तो हम सबसे पहले 5/2 को दशमलव में कर लेंगे, ये होगा 2.5। और इसी तरह से यदि हम 7/2 को दशमलव पर करें तो ये होगा 3.5। अब 2.5 और 3.5 के बीच में यदि हमें कोई अपरिमेय संख्या निकालनी हो तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 2.6 लिख सकते हैं। 2.6 जो है वो 2.5 और 3.5 के बीच में आता है। अब हमें निकालना है अपरिमेय संख्या और ये एक परिमेय संख्या है। उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि इसमें उसी तरह से अंक अपने मन से जो मन में आए वो यहाँ पे बैठाते जाएंगे और यहाँ पे ध्यान रखेंगे केवल ये कि अंक जो है वो रिपीट ना करने लगे। और इस तरह से हम अपरिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में भी हम अपरिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में भी हम अपरिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं। इसी तरह से हम दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में भी परिमेय संख्या को भी लिख सकते हैं और दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम अपरिमेय संख्याओं को भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, वो ये कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में भी लाखों या उससे भी ज़्यादा अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसी तरह से दो परिमेय संख्याओं के बीच में भी लाखों या उससे भी ज़्यादा परिमेय संख्याएं होती हैं या अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इस तरह से हम अपरिमेय संख्याओं को या परिमेय संख्याओं को आसानी से लिख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ें तो यदि हम चाहें कि इन अपरिमेय संख्याओं को रियल लाइन के ऊपर यानी कि वास्तविक संख्या रेखा के ऊपर कैसे दर्शाएंगे, तो आइए हम देखते हैं। जैसे पहला इसमें अपरिमेय संख्या है √2। इस अपरिमेय संख्या को यदि हमें दर्शाना हो संख्या रेखा के ऊपर या वास्तविक संख्या रेखा के ऊपर, तो हम यहाँ से एक लाइन ले लेंगे। एक मूल बिंदु होगा ओरिजिन। यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक इकाई, एक यूनिट, यहाँ से एक लेंथ ले लेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे OB = 1 यूनिट। इसके बाद हम क्या करेंगे कि B से OB के बराबर यहाँ से एक लंबाई लेंगे परपेंडिकुलरली, ये होगा A। तो यहाँ से OB परपेंडिकुलर हम खींचेंगे, इस पे लंब AB और OB जो होगा और AB जो होगा ये दोनों ही 1 यूनिट के होंगे। लगभग इसका मान 1 इकाई होगा। तो यहाँ पे ये मान है 1 इकाई, यहाँ पे ये मान है 1 इकाई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि A से O को इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हमें निकालना है, अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया AOB। अब AOB ट्रायंगल में यदि हम AO का वैल्यू निकालें तो ये इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, कर्ण, ये आधार और ये लंब। उस स्थिति में ये होगा आधार का स्क्वायर यानी कि OB का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर AB का स्क्वायर और इस तरह से ये होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जो होगा √2। तो O से A का जो लेंथ है वो कुल मिला करके आ गया √2। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से OA को त्रिज्या मानते हुए, O और A को रेडियस मानते हुए, इसमें A से एक आर्क बनाएंगे, चाप, जो नंबर लाइन है उसको कहीं पे जाके मिलेगी। मान लीजिए P पे मिल गई। तो O से P का लेंथ जो हुआ
वो यहाँ पे होगा √2 इकाई। इस तरह से हम किसी नंबर लाइन पर अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यदि मान लीजिए हमें √3 को रिप्रेजेंट करना हो या इससे बड़े मान को रिप्रेजेंट करना हो, तो जितना ही ज़्यादा हम मान लेंगे उतना ही ज़्यादा कठिन होगा इसको इस नंबर लाइन पर या इस रियल नंबर लाइन पर इन मानों को रिप्रेजेंट करना। अब हम क्या करेंगे कि इसी को ही AO को इसका बेस मान लेंगे जिसका वैल्यू था √2, और यहाँ से AO के परपेंडिकुलरली एक और लाइन खींचेंगे जो मान लीजिए यहाँ पे C पे जा कर के मिलता है। ये 1 इकाई है, इसके बराबर लाइन हम यहाँ से खींच लेंगे। खींचने के बाद यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमने परपेंडिकुलर लाइन खींचा है। C को O से यदि हम मिला दें तो OC जो होगा वो इस ट्रायंगल का कर्ण होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे कि ट्रायंगल CAO में हमें निकालना है OC का मान। तो OC का यदि हम मान निकालें तो ये होगा आधार जो है OA का स्क्वायर और ये है लंब जो है AC का स्क्वायर। तो OA √2, यहाँ पर होगा √2 का स्क्वायर, AC 1 तो यहाँ पे होगा 1 का स्क्वायर, यह होगा 2 + 1 बराबर होगा यहाँ पे √3 जो इसका मान होगा। अब यहाँ पे हम OC को चाप त्रिज्या लेकर के और यहाँ से हम एक चाप खींच देंगे जो यहाँ से इस नंबर लाइन को कहीं पे जा कर के मिलेगी। तो ये जो जहाँ पे जा कर के मिलेगी इस ओरिजिन से मतलब मूल बिंदु से इसके बीच की जो दूरी होगी √3, यही इसका वैल्यू होगा। इसी तरह से आगे के मानों को हम इसी नंबर लाइन के ऊपर या इसी रियल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कठिन है लेकिन इसको हम आसानी से इस तरह से बार बार आगे की ओर बढ़ाते हुए कई प्रकार के मानों को इसमें आसानी से हम इस संख्या रेखा पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम परमेयीकरण के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा परमेयीकरण के बारे में जानना चाहेंगे कि परमेयीकरण क्या है। तो परमेयीकरण में किसी भी परिमेय संख्या को यानी कि रेशनल नंबर को हम लिखते हैं P/Q के रूप में, और P/Q के रूप में कोई भी रेशनल नंबर जब लिखा जाता है तो कोई ऐसा रेशनल नंबर या कोई ऐसा नंबर, रेशनल नंबर इसको नहीं कहेंगे, कोई ऐसा नंबर जिसको P/Q के रूप में लिखा गया हो और इस नंबर का हर यदि करणी के रूप में हो तो उस स्थिति में इसके हर के करणी के मान को हटाने का जो प्रोसेस है उसी को ही हम परमेयीकरण कहते हैं। तो परमेयीकरण में बेसिकली हम ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जिसका हर कोई अपरिमेय संख्या के रूप में लिखा गया हो। उस स्थिति में अपरिमेय संख्या को हम कैसे हल करते हैं या परिमेयीकरण की प्रक्रिया हम किसी संख्या में कैसे अप्लाई करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। परिमेयीकरण के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या है, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, परिमेयीकरण गुणक जिसको हम कहते हैं। गुणनखंड क्या है, परिमेयीकरण गुणनखंड क्या है, यदि हम इसके बारे में समझें तो कोई भी ऐसी संख्या जो इस तरह से लिखी गई हो P/Q के रूप में, लेकिन उसका हर जो हो अंश या हर में से कोई, खास करके हर रूट के अंदर हो यानी कि एक अपरिमेय संख्या के रूप में हो, तो उस स्थिति में इस अपरिमेय संख्या को परिमेय बनाने के लिए जिस संख्या से हमें इसमें गुणा करना होगा वो संख्या, यदि हम इसमें √3 से फिर से यदि गुणा करें तो ये जो मान आएगा वो आ जाएगा √9 और √9 का वर्गमूल
वर्गमूल जो होगा वो होगा 3। उस स्थिति में कोई ऐसी संख्या, कोई भी संख्या हो जो इस अपरिमेय मान को परिमेय वैल्यू के रूप में परिवर्तित कर दे, वही जो मान होगा वो दी गई संख्या का या इस अपरिमेय मान का परिमेयीकरण गुणक कहलाता है, जिसको कहते हैं रेशनलाइजेशन फैक्टर। उस स्थिति में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि किसी भी इस प्रकार की संख्या को जिसका हमें परिमेयीकरण करना हो, इस तरह से यदि लिखा जाए तो उसमें उसके हर का हम क्या करते हैं कि इसके हर को लेकर के सबसे पहले इसमें हम गुना करते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हम देखें तो जैसे हमारे पास कोई एक संख्या है 2/√3, यदि हम इसका परिमेयीकरण करना चाहें तो उस स्थिति में हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि इसका जो हर है √3, इसका परिमेयीकरण गुणक क्या है, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा वो √3 ही होगा। इस तरह की कोई भी संख्या आएगी जिसमें रूट के अंदर कोई मान देगा जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो वही मान जो होगा वो उस संख्या का परिमेयीकरण गुणक कहलाएगा। अब इसी संख्या के परिमेयीकरण गुणक को लेकर के इसके ऊपर और इसमें नीचे हम गुना कर देते हैं। यदि हम इसमें गुना करें तो ये होगा 2√3 और नीचे जो होगा वो होगा √9। तो यहाँ पे होगा 2√3, 9 का यदि हम वर्गमूल निकालें तो ये होगा 3। इस तरह से हम इस मान के हर को यहाँ पे हमने रूट के अंदर से हटा दिया, यानी कि उसका अपरिमेय मान जो है वो चेंज हो गया। ऊपर यानी कि अंश में क्या मान है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर का जो मान है वो हमें इस तरह से हल करना है इसको कि उसका हर में कोई भी अपरिमेय वैल्यू ना बचे। अब यदि हमारे पास कोई ऐसा मान हो जो इस तरह से दिया गया, तो इस मान का यदि हम परिमेयीकरण गुणक खोजें तो हमें एक ऐसा मान खोजना होगा जिस मान से इस संख्या में या इस मान में यदि हम गुना करें तो ये एक परिमेय संख्या बन जाए। तो ऐसा मान जो होता है, यदि इसका चिन्ह माइनस में है तो इसके अपोजिट चिन्ह वाला मान जो होता है वो इसका परिमेयीकरण गुणक कहलाता है। और यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा इसका परिमेयीकरण गुणक। उस स्थिति में यदि हम इसको गुना करें तो ये होगा a - b × a + b। सूत्र के अनुसार ये होगा a² - b²। तब हम इसमें करेंगे तो ये होगा 3 और ये होगा 1, तो ये एक आ जाएगा परिमेय वैल्यू। इस तरह से इसके हर का यदि हम परिमेयीकरण गुणक खोजें तो उस स्थिति में इसका जो मान होगा वो इसके चिन्ह के पॉजिटिव वैल्यू के बराबर होगा और उसी से हम इसमें गुना कर देते हैं। और गुना करने का केवल एक ही उद्देश्य है कि उसके हर में कोई अपरिमेय वैल्यू यहाँ पे ना रहे। उस तरह से यदि हम इसमें गुना करें तो ऊपर इसमें होगा √3 + 1, नीचे इसमें हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा √3 + 1, यह होगा 3 - 1, तो √3 + 1/2, जिसमें इसका हर जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं रहा, ये एक परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित हो चुका है। इस तरह से यदि हम किसी संख्या का मान निकालें तो यह जो प्रोसेस है, इसमें जो विधि इस्तेमाल की गई है, इसी को हम कहते हैं परिमेयीकरण। तो परिमेयीकरण की प्रक्रिया से कुछ विशेष प्रकार के सवालों को हम हल करते हैं। आखिर हमें ये पता करना हो कि आखिर हम किस प्रकार के प्रश्नों को हम परिमेयीकरण के रूप में हल करेंगे, तो उसमें केवल एक ही बात याद रखना है कि ऐसा कोई मान दिया हो जिसमें हर अपरिमेय संख्या के रूप में लिखा गया हो, तो उस स्थिति में उसके मान का परिमेयीकरण करना आवश्यक हो जाता है। अब यदि हम देखें, जैसे यदि हमारे पास दिया है √3 - 1 √3 + 1, यदि हम इसको हल करें या इसका परिमेयीकरण करें तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि इसके हर को हम लेंगे और इसके चिन्ह को हम चेंज कर लेंगे।
यहाँ पे यदि चिन्ह इसका प्लस में है तो यहाँ पे हम ऊपर और नीचे दोनों स्थितियों में माइनस का चिन्ह लिख करके इसमें गुना कर देंगे। अब यदि हम इसमें गुना करें तो उस स्थिति में यदि हम इसको देखें दोनों को, तो ऊपर दोनों सेम वैल्यू है और नीचे जो है वो एक प्लस में वैल्यू आ रहा है तो एक माइनस में आ रहा है। इसको यदि हम आपस में गुना करें तो ये टूटेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर यदि हम नीचे वाले को तोड़ें तो ये होगा 3 माइनस 1, ऊपर ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होगा तो ये होगा √3 का स्क्वायर माइनस 2 गुना √3 गुना 1 जो 1 का स्क्वायर, तो ये होगा 3 माइनस 2√3 प्लस 1/2। इसमें ध्यान रखना ये है कि हम किसी अपरिमेय वैल्यू में किसी परिमेय वैल्यू से गुणा करते हैं तो परिमेय वैल्यू को हम बाहर लिखते हैं, अपरिमेय वैल्यू के पहले 3 और 1 को हम जोड़ें तो ये होगा 4 माइनस 2√3/2। अब इन मानों को हम इसको इसमें नहीं जोड़ सकते क्योंकि इसमें अपरिमेय वैल्यू है। इस परिमेय वैल्यू को हम परिमेय वैल्यू के साथ ही जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। इसके अलावा इन दोनों में हम 2 को कॉमन ले लें तो यह आएगा 2 माइनस √3/2, ये कटेगा जो होगा 2 माइनस √3 जो इसका। अब इसका यदि हम परिमेयीकरण करें तो कैसे करेंगे? उस स्थिति में इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय हम क्या करेंगे कि दोनों ओर के प्रश्नों का हम परिमेयीकरण करते हैं। तो यहाँ से हम गुना करेंगे 3 माइनस √5 से, यह होगा 3 माइनस √5। यहाँ से हम इसका यदि परिमेयीकरण करें तो यह होगा 7 माइनस 3√5, नीचे है 3 माइनस √5, इसमें हम गुना करेंगे 3 प्लस √5 बटा 3 प्लस √5। अब नीचे यदि हम देखें तो a प्लस बी a माइनस बी, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र जो होगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। लेकिन यदि हम ऊपर के मान को देखें तो सबसे पहले इस प्रकार के मानों को हल करते समय हम 7 से इन दोनों मानों में गुना करते हैं, फिर 3√5 से इसमें हम गुना करते हैं। वही प्रोसेस हम इसमें भी अपनाते हैं। यहाँ पे होगा 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, और यहाँ से यदि हम गुना करें तो सबसे पहले 7 से इसमें गुना करेंगे और 3√5 से हम गुना करेंगे 3 प्लस √5 में, ये हो जाएगा 9 माइनस 5, ये होगा 21 माइनस 7√5, ये होगा 9√5 माइनस 3। यहाँ पे √5 को √5 के साथ यदि हम गुना करें तो ये आ जाता है 5, क्योंकि ये होगा 25 का जो वर्गमूल होगा वो होगा यहाँ पे 5। इसी तरह से यदि हम इसमें गुना करें तो ये होगा 21 प्लस 7√5 माइनस यहाँ पर होगा 9√5, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो माइनस होगा, माइनस प्लस यहाँ पे माइनस होगा, और 3 √5 में √5 से गुना करेंगे तो ये होगा 5। अब ये हो जाएगा 15 और 21 यदि हम जोड़ दें तो ये आएगा 36 माइनस 9 में से 7 को यदि हम घटाएं तो यहाँ प्लस बचेगा जो होगा 2 √5, और नीचे यहाँ पे आएगा 4 माइनस ये होगा 15। 21 में से यदि हम 15 को घटा लें तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और 7 में से यदि हम 9 को घटाएं तो ये होगा -2 5, नीचे इसमें होगा 9 माइनस 5, ये आ जाएगा 4। इस तरह से यदि हम दोनों का एलसीएम निकाल लें तो ये आएगा 4, होगा 36 प्लस 2√5 माइनस यहाँ पे आएगा 6 और
अब इसमें हम क्या करेंगे कि 36 में से 6 को घटा लेंगे, जो होगा 30, 2√5 और 2√5 को जोड़ देंगे, जो होगा 4√5, नीचे होगा 4। अब यदि हम चाहें तो इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, जो होगा 15 प्लस 2√5 और नीचे होगा 4। इसको हम 2 से घटा लेंगे, जो होगा 15 प्लस 2√5 बटा 2, जो इसका उत्तर होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न यदि हम देखें तो दिया गया है √2 - 1 बटा में √2 + 1 इज इक्वल टू a प्लस b √2। इसमें a और b का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से ले लेंगे √2 - 1 √2 + 1 इक्वल टू दिया है a प्लस b √2। अब यहाँ पे जो मान दिया गया है उसका हम यहाँ पे परमेयीकरण करेंगे, जो है √2 - 1 √2 + 1। तो यहाँ पे परमेयीकरण करते समय हमें ध्यान रखना है कि इसके हर के चिन्ह को हम चेंज कर देंगे, जो होगा √2 - 1 √2 - 1 इक्वल टू a प्लस b √2। अब यदि हम ऊपर देखें, ये होगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे होगा √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b √2। अब इसका यदि हम a माइनस b के होल स्क्वायर पे हल करें तो ये होगा a² - 2ab प्लस b², नीचे होगा यहाँ पे 2 - 1 है a प्लस b √2। अब यहाँ से यदि हम देखें तो √2 का स्क्वायर जो होगा वो आएगा 2, जो होगा 2 माइनस 2 √2 प्लस 1 बटा 1 इज इक्वल टू a प्लस b √2। 2 और 1 को यदि हम जोड़ लें तो ये होगा 3 माइनस 2 √2 इज इक्वल टू a जोड़ b √2। अब इतना हल करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस मान को, इसके बाएं पक्ष के मान को इसके दाएं पक्ष के मान के साथ हम तुलना करेंगे। तुलना कैसे किया जाता है इसको समझना हो तो ये वाला जो मान है वो 3 के साथ तुलना होगा और रूट वाला जो वैल्यू है वो रूट वाले वैल्यू के साथ इसमें कंपेयर किया जाएगा। तो दोनों ओर कंपेयर करने से a का वैल्यू जो है वो मिल जाता है 3, और इन दोनों के रूट वाले वैल्यू पे हम कंपेयर करें तो इसका मान जो आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे -2 √2 इक्वल टू b √2। तो ये हम कटा लेंगे, b का मान होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न जो दिया गया है उसमें दिया गया है कि यदि x बराबर 2 - √3 हो तो x - 1/x का होल क्यूब का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से यदि हम इसको हल करें तो x का मान दिया गया है 2 - √3। यहाँ से हमें निकालना है x - 1/x। तो x का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी दे चुका है और हमें ये खोजना है कि आखिर 1/x का वैल्यू इसमें क्या होगा। तो 1/x का वैल्यू निकालें तो ये होगा 1/2 - √3। अब हम इसका परमेयीकरण कर लेंगे। इसका परमेयीकरण करें तो यहाँ हमें प्लस से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। प्लस से गुना करें तो ऊपर यहाँ पर होगा 2 प्लस √3, नीचे यहाँ पर होगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो होगा 2 प्लस √3 और नीचे यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 3। तो ये हो जाएगा कुल मिला के 2 प्लस √3। अब यहाँ से हमें निकालना है x - 1/x का होल क्यूब। x का वैल्यू हमारे पास दिया गया है 2 - √3 माइनस, और 1/x का जो वैल्यू आया है वो आया है 2 प्लस √3। इन दोनों का हमें होल क्यूब यहाँ पे निकालना है। तो होल क्यूब यदि हम निकालें, इसके पहले यदि हम कोष्ठ तोड़ें तो ये आ जाएगा 2 - √3 का होल क्यूब, इसमें से ये कट जाएगा, ये होगा -2 √3 का होल क्यूब। यदि हम
√3 का यदि हम क्यूब करें तो होगा √3 गुना √3 गुना √3, इन दोनों को आपस में गुना करें तो हमें मिलेगा 3, ये होगा 3 और ये होगा √3। अब ये हो जाएगा -24 √3। इस तरह से इस प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें अंतिम सवाल बनाना है जो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल को यदि हम देखें तो इसमें दिया गया है 1/√7 प्लस √6 माइनस √13। इस प्रकार का प्रश्न यदि दे तो उसमें हमें कैसे हल करना है इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि कोई दो ऐसा वैल्यू होगा जिसको हम जोड़ेंगे तो एक तीसरे वैल्यू के बराबर आएगा। यदि हम इन दोनों मानों को आपस में जोड़ें तो 13 के बराबर आएगा। उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि जो दो छोटे मान हैं उनको हम एक साथ यहाँ पे लिखेंगे और बड़े मान को यहाँ पे अलग लिख लेंगे। अब इसका हम परमेयीकरण करेंगे, हम इसको पहला वैल्यू लेंगे, इसको दूसरा वैल्यू लेंगे। अब यदि हम इसका परमेयीकरण करें तो ये होगा √7 प्लस √6। यहाँ पे ध्यान रखना है इसका चिन्ह हमें चेंज कर देना है और यहाँ पे होगा √7 प्लस √6 प्लस √13। इस तरह से यदि हम ऊपर देखें तो ये होगा √7 प्लस √6 प्लस √13 और नीचे वाले वैल्यू को यदि हम देखें तो ये होगा a माइनस b, a प्लस b, तो ये होगा a² माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ से यदि हम तोड़ें तो इसको हम तोड़ेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में, जो होगा a² प्लस b² प्लस 2ab और ये वाला जो हमारा है वो है -13। ऊपर का वैल्यू उसमें वैसा ही रहेगा जैसा उसमें आया। अब यहाँ से √7 का यदि हम स्क्वायर करें तो होगा 7, √6 का स्क्वायर करें तो होगा 6, 7 और 6 जोड़ेंगे तो होगा 13 प्लस इसमें यदि हम देखें तो 2√42 माइनस यहाँ पे आएगा 13 से 13 को हम कटा सकते हैं। यहाँ बचेगा √7 प्लस √6 प्लस √13। अब इसमें मान जो आया वो आ गया हमारे पास √7 प्लस √6 प्लस √13 बटा 2√42। अब इस प्रश्न को यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें हर जो है वो रूट के अंदर है, तो यहाँ पे भी हमें इसका परमेयीकरण करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम केवल 42 को ऊपर नीचे गुना कर लेंगे रूट के अंदर, तो 42 इंटू 42 रूट में ये होगा 42 और ऊपर यदि हम गुना करें तो 42 इंटू 7। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि 42 को हम लिखा था 7 गुना 6, तो यहाँ से लिख सकते हैं 42 को 7 गुना 6 और एक 7 और है, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 6 गुना 6 गुना 7, क्योंकि 42 को लिखेंगे 6 गुना 7 और एक 6 यहाँ पे ऑलरेडी है। इसको यदि हम लिखें तो लिख सकते हैं 13 गुना 42। तो यहाँ से 2 7 में से एक 7 बाहर कर लेंगे, यहाँ पे 2 6 में से एक 6 बाहर कर लेंगे और इसमें से हमें कुछ भी अभी कॉमन नहीं मिलेगा, तो इसमें ऐसे ही इसको गुना कर लेंगे। तो 13 दूनी का 26 और 13 चौका 52, 52 और 2 यहाँ पे होगा 54, होगा 546। नीचे यहाँ पे आएगा 84। इस तरह से इसका मान